अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। जॉन डन की एक लेक्चर के साथ मैं आप लोगों के साथ आज जुड़ा हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जॉन डन का एक इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, जॉन डन की लाइफ के बारे में, आपकी एजुकेशन और मैरिज लाइफ के बारे में। इसके अलावा इस वीडियो लेक्चर में हम मेटाफिज़िकल, जो कि जॉन डन के साथ रिलेट की जाती है, तो इस टर्म के बारे में भी हम देखेंगे। और इसके अलावा मज़ीद ये होगा कि इस वीडियो में हम मेटाफिज़िकल पोइट्री के जो फीचर्स हैं उन फीचर्स पे भी बात करेंगे। और साथ साथ ये वीडियो लेक्चर आपको ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी के हवाले से भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इसमें जो मैंने कंटेंट डाला है वो ऑलमोस्ट जो ऑब्जेक्टिव्स जो MCQs पेपर में आती हैं जॉन डन या मेटाफिज़िकल पोइट्री के हवाले से, वो सारी इंक्लूडेड हैं इसमें। तो मेरे साथ रहिएगा। चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। जॉन डन की अगर बर्थ की बात की जाए, पैदाइश की, तो आप 22 जनवरी 1572 को आपकी बर्थ होती है। और आपका जो लाइफ स्पैन है वो 1572 से 31 मार्च 1631 तक था, यानी कि ये तकरीबन 59-60 साल बनते हैं जो आपका लाइफ स्पैन था। आप 22 जनवरी 1572 को पैदा होते हैं और 31 मार्च 1631 तक आपकी लाइफ रही। आप बेसिकली अगर आपके रिलीजन सेक्ट की बात की जाए तो आप कैथोलिक थे, रोमन कैथोलिक। यहाँ पे याद रखिएगा कि ये वो वक्त था कि जब कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के दरमियान काफ़ी ज़्यादा तज़ाद था, एक दूसरे को लेके काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी थी इनके दरमियान। और ये क्वीन एलिज़ाबेथ के दौर में जो रोमन कैथोलिक के मानने वाले थे उनको काफ़ी परेशानियों का सामना रहता था। और क्योंकि उस वक्त जो सरकारी मज़हब था वो प्रोटेस्टेंट था, रोमन कैथोलिक को सपोर्ट नहीं की जा रही थी। यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि जो कैथोलिक हैं, इसका आप समझ लें कि जो बेस है जी वो फ्रांस है। ठीक है, ये फ्रांस में काफ़ी मजबूत था। और जो प्रोटेस्टेंट थे, प्रोटेस्टेंट जो ग्रुप है, ये इंग्लैंड में काफ़ी स्ट्रांग रहे हैं। ठीक है, प्रोटेस्टेंट हमारे इंग्लैंड में स्ट्रांग थे। और फ्रांस में अगर बात की जाए तो फ्रांस में रोमन कैथोलिक काफ़ी स्ट्रांग थे। जॉन डन के अगर सेक्ट की बात की जाए तो आप पैदाइशी तौर पर रोमन कैथोलिक थे। लेकिन यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि जॉन डन ने अपना जो रिलीजन था वो आपने चेंज कर लिया था। और सिर्फ जॉन डन ही नहीं, हमारे पास जो दूसरे पोइट थे, पैराडाइज लॉस्ट आपने पढ़ी है जी जॉन मिल्टन के हवाले से। तो पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन ने जो लिखी थी, हाँ जी। तो जॉन मिल्टन भी बेसिकली वो भी कैथोलिक थे, और जॉन मिल्टन ने भी कैथोलिक सेक्ट को छोड़ के बाद में प्रोटेस्टेंट में शमूलियत कर ली थी। तो डन ने भी कुछ ऐसा ही किया था, आपने भी। हालांकि शुरू में ये काफ़ी कट्टर किस्म के कैथोलिक के सपोर्ट करने वाले थे, सपोर्टर थे। लेकिन बाद में आपने 1615 में क्या होता है कि जेम्स वन के टाइम में, जब जेम्स वन का टाइम था, तो आपने अपना जो रिलीजन था वो चेंज किया और आपने ख़ुद को रोमन कैथोलिक से कन्वर्ट कर लिया प्रोटेस्टेंट में। इसके बाद अगर आपके फादर नेम की बात की जाए तो आपके फादर का नेम भी जॉन वुड था, जॉन डन था। और ये काफ़ी हैरान कुन है कि आपका नाम भी जॉन डन और आपके फादर का नेम भी जॉन डन ही था। वो ऐसा इसलिए था कि क्वीन एलिज़ाबेथ के टाइम में ये एक रवाज था कि जो पहला बेटा होता था ख़ानदान का, उसका नाम वालिद के नेम पे ही रखा जाता था। तो इस वजह से आप चूँकि अपनी फैमिली में सबसे बड़े थे, तो आपका नाम भी अपने वालिद के नाम पे जॉन डन ही रखा गया था। आपकी मदर का नेम एलिज़ाबेथ है, ठीक है, एलिज़ाबेथ हेवुड। और एजुकेशन जो आपने, अच्छा यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि आपकी मदर जो एलिज़ा हैं, मैं लिख देता हूँ,
आपके मदर का नाम जी एलिजा हेवुड है। और यहाँ पे ये भी आपने याद रखना है कि जॉन डन का जो फैमिली नेम है, फैमिली नेम भी आपका हेवुड ही है। ठीक है, आपकी मदर का नाम भी हेवुड था और आपके फैमिली नेम जो है वो भी हेवुड है। और एलिज़ाबेथ जो आपकी वालदा हैं, ये आपने लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स हैं आपने नाम सुना होगा, सर थॉमस मोर ओटापिया आपने लिखी थी। सर थॉमस मोर की आप सिस्टर हैं एलिज़ाबेथ हेवुड। तो बेसिकली ये एक लिटरेरी ख़ानदान से ही थी। आपने एलिज़ाबेथ हेवुड ने अपनी लाइफ में 2 दफ़ा शादी की। एक्चुअली होता क्या है कि 1572 में जब जॉन डन की बर्थ होती है तो आपके बर्थ के 4 साल बाद यानी 1576 में जाके आपके जो वालिद हैं जॉन डन फादर की डेथ हो जाती है। तब आप 4 साल के थे। जब आपकी डेथ होती है तो आपके वालिद की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद एलिज़ाबेथ हेवुड यानी जो कि आपकी वालदा हैं, आपने दूसरी शादी कर ली एक सर्जन से। और 1632 में आपकी वालदा की डेथ होती है। ठीक है, 1632 में, जबकि वालिद की डेथ हुई थी 1576 में, वालदा की 1632 में और जॉन डन की 1631 में, यानी आपकी वफ़ात के 1 साल बाद भी एलिज़ाबेथ हेवुड जो थी वो हयात थी, ज़िंदा थी। अच्छा, एजुकेशन की बात की जाए तो बेसिकली आपने जो अपनी शुरुआती तालीम थी वो प्राइवेट हासिल की। बाद में आपने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड दोनों यूनिवर्सिटीज़ में भी आप पढ़ते रहे। इसके अलावा थाइव्स इन में भी पढ़ते रहे, आपने लॉ वहाँ से पढ़ा, थाइव्स इन में आप लॉ पढ़ते रहे। लेकिन बात मज़े वाली ये है, और अक्सर ये MCQs में पूछ लिया जाता है कि वो कौन से लिटरेरी फिगर हैं कि जो कि यूनिवर्सिटीज़ में रहे लेकिन उन्हें फिर भी कोई डिग्री नहीं मिली। तो वो जॉन डन थे। आपने कैम्ब्रिज में भी पढ़ा, ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ा, लेकिन आपको किसी भी यूनिवर्सिटी की जानिब से डिग्री नहीं दी गई थी। उसकी वजह ये थी, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, कि शुरू में जो आपकी अर्ली लाइफ थी उसमें जॉन डन एक कट्टर किस्म के रिलीजन मानने वाले थे। लेकिन बाद में ऐसा ऐसा आपके जो ख़यालात हैं वो चेंज हो गए और आपने अपना मज़हब भी चेंज कर लिया। तो एलिज़ाबेथ, जो क्वीन एलिज़ाबेथ थी, उस वक्त में डिग्री लेने से पहले जब कोई बंदा अपनी तालीम मुकम्मल कर लेता था तो उसको डिग्री लेने से पहले एक ओथ लेना पड़ता था, जिसे हम ओथ ऑफ सुप्रीमेसी कहते हैं। ओथ ऑफ सुप्रीमेसी वो लाजमी लेना होता था, उसके बगैर आपको डिग्री नहीं मिलती थी। ये ओथ ऑफ सुप्रीमेसी क्या है जी? ये एक ऐसा समझ लें कि हलफ था जिसमें 39 आर्टिकल्स हैं इस ओथ में। ठीक है, ये बेसिकली होली इसलिए लिया जाता था कि आप जो हैं आप प्रोटेस्टेंट होंगे और आप इंग्लैंड का जो चर्च है उसको ही, चर्च ऑफ इंग्लैंड को ही सबसे सुप्रीम मानेंगे। ठीक है, चर्च ऑफ इंग्लैंड को सुप्रीम वो मानते थे जो प्रोटेस्टेंट होते थे, और जो कैथोलिक होते थे वो चर्च ऑफ फ्रांस को सबसे सुप्रीम मानते थे। तो इसलिए आप चूँकि शुरू में कट्टर थे एक रोमन कैथोलिक के तौर पर, लेकिन डिग्री के बाद जो ओथ लिया जाता था वो प्रोटेस्टेंट वाला लिया जाता था, इसलिए आपने चूँकि ओथ लेने से इनकार कर दिया, यही वजह है कि आपको डिग्री ना दी गई। आपका लाइफ स्पैन बेसिकली क्वीन एलिज़ाबेथ और प्योरिटन एज के दरमियान ही रहा। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये आपने क्या किया, आपने एक कनेक्टर के तौर पर भी काम किया है, यानी एलिज़ाबेथन एज और प्योरिटन एज, इसके दरमियान में आपका लाइफ स्पैन था। एलिज़ाबेथन एज 1558 से 1603 तक रही और प्योरिटन एज 1603 से 1625 तक। ठीक है, तो आपका जो लाइफ स्पैन है वो इसी दरमियानी लाइफ टाइम में ही आपने अपनी लाइफ गुजारी है। ठीक है, तो आप एक दोनों टाइम्स के दरमियान
आपने लाइफ गुजारी। इसके बाद जी बात कर लेते हैं मेटाफिज़िकल के हवाले से। देखें आप, जॉन डन को एक मेटाफिज़िकल पोइट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा शोहरत मिली। ठीक है, आपको मेटाफिज़िकल पोइट कहा जाता है। मेटाफिज़िकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो आपकी पोइट्री थी वो बियॉन्ड द फिज़िकल लिखी गई है, और मेटाफिज़िकल का मतलब भी यही होता है, बियॉन्ड फिज़िकल। ठीक है, मेटा का मैंने होता है बियॉन्ड, और फिज़िकल का मतलब फ़िज़िकल। तो ऐसी राइटिंग जो बियॉन्ड द फिज़िकल लिखी जाए उसे हम मेटाफिज़िकल कहते हैं। इसमें ज़्यादातर फ़िज़िकल आप समझ रहे होंगे कि जिस चीज़ का कोई वजूद हो, तो ऐसी चीज़ें जिनका कोई वजूद ही ना हो उसके बारे में अगर आपने अपनी राइटिंग्स में लिखा है, या आपने अपनी राइटिंग के ज़रिए से कुछ ऐसा क्वेश्चन बाकी छोड़ा है जो कि किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस के बारे में है, तो वो पोइट्री आपकी मेटाफिज़िकल पोइट्री कहलाती है। मसलन क्या गॉड का वजूद है, या हमारा मरने के बाद दोबारा से जीना है या नहीं, इस तरह से। ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो बियॉन्ड फिज़िकल होती हैं। ठीक है, और बाज़ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम टेंजिबल कहते हैं। टेंजिबल मीन्स जिन्हें हम छू सकते हैं। आप यूँ समझ लें कि एब्स्ट्रैक्ट पोइट्री जो थी आपकी वो कह सकते हैं आप मेटाफिज़िकल थी। ठीक है, अच्छा, तो इसका मैंने हो गया बियॉन्ड द फिज़िकल। और इस टर्म के हवाले से अगर बात की जाए तो दिस टर्म वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इन 1781 इन हिज बुक द लाइव्स ऑफ एमिनेंट पोइट्स। लेकिन इससे पहले भी हुआ यूँ था कि जॉन ड्राइडन ने अपनी बुक में ज़िक्र किया था, डन को मुखातिब करके आपने कहा था, डन ठीक है, जॉन ड्राइडन ने लिखा, डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। ये जॉन डन ने आपके बारे में लिख दिया था 1693 में। ठीक है, अपनी बुक में मुखातिब कर के आपको कि डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स, ये 1693 में लिखा गया। लेकिन बाद में एक टर्म कोइन की गई जिसे हम मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं। ये मेटाफिजिकल पोइट्स जो टर्म थी ये कोइन की सबसे पहले डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने 1781 में। ठीक है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि सबसे पहले डन को मुखातिब करके किसने कहा था कि डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स, जॉन ड्राइडन ने कहा। कब कहा? 1693 में। और इसी चीज़ से बाद में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने एक नई टर्म कोइन की। ठीक है, उस टर्म को उन्होंने नाम दिया, एक नई कैटेगरी बना दी, मेटाफिजिकल पोइट्स। 1781 में अपनी बुक जब उन्होंने लिखी द लाइव्स ऑफ एमिनेंट पोइट्स। तो अगर मेटाफिजिकल पोइट्स की बात की जा रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक से ज़्यादा कोई पोइट्स हैं जो कि मेटाफिजिकल पोइट्स कहलाते हैं। तो उनमें जो लीडिंग पोइट हैं वो हमारे जॉन डन भाई साहब हैं। ठीक है, ये सबसे लीडिंग है। इसके बाद हेनरी वॉगन है। हेनरी वॉगन के बाद एंड्रियो मार्वेल भी आपके इससे मेटाफिजिकल पोइट्स में आते हैं। बल्कि आप वी डाल लेंगे, एंड्रियो मार्वेल। ठीक है, एंड्रियो मार्वेल के अलावा जॉन
जॉन दो हो गए, एक जॉन डन और एक जॉन क्लेवलैंड। और नंबर 5 पे है हमारे पास अब्राहम कॉले। तो ये हमारे पास 5 फेमस मेटाफिजिकल पोइट्स हैं। इसके अलावा रिचर्ड क्रैशा वगैरह और भी हैं, लेकिन वो इतने फेमस नहीं हुए जितने ये हुए हैं। तो जॉन डन, हेनरी वागन, एंड्रयू मार्वेल, जॉन क्लेवलैंड और अब्राहम कॉले, ये 5 पोइट्स जो थे ये लीडिंग पोइट्स थे। और इन 5 में भी जॉन डन जो थे वो सबसे टॉप के, सबसे ज़्यादा फेमस होने वाले मेटाफिजिकल पोइट के तौर पर जाने जाने वाले पोइट रहे। और ये सारे पोइट्स जो कि मेटाफिजिकल पोइट्री लिखते रहे हैं, इनको इनको हम स्कूल ऑफ डन के हवाले से भी याद रखते हैं। इन्हें यानी स्कूल ऑफ डन भी कहा जाता है। स्कूल ऑफ डन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारे जो पोइट्स हैं ये बाद में डन के तरीक़ाकार को फॉलो करते रहे। उनकी राइटिंग में डन का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमें नज़र आता है। तो हम एक तरह से इन्हें डन के शागिर्द भी कंसिडर कर सकते हैं। यही वजह कि इन्हें हम स्कूल ऑफ डन कहा जाता है, कहते हैं। तो ये हो गया एक मेटाफिज़िकल का थोड़ा सा तारुफ और मेटाफिज़िकल पोइट्री का तारुफ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मेटाफिज़िकल जो पोइट्री होती है उसके जो फीचर्स होते हैं, यानी आपकी किसी पोइट्री में आपने क्या चीज़ें देखनी हैं कि जिसके बाद आप ये चीज़ डिटरमिन कर पाएंगे कि इधर इट इज़ अ मेटाफिज़िकल पोइट्री और नॉट। तो उस हवाले से चंद फीचर्स मैंने आप लोगों के लिए नोट किए हैं, तो आप उनको समझ लीजिए। सबसे पहला जो फीचर है वो ये है कि मेटाफिज़िकल पोइट्री में कंसीट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब कंसीट क्या होता है? कंसीट इज़ अ सॉर्ट ऑफ लाइक अ मेटाफर। मेटाफर का थोड़ा एक एक्सटेंडेड वर्जन यानी प्रो वर्जन आप इसे कंसीडर कर लें। तो ये एक प्रो वर्जन है। इसमें क्या किया जाता है? कंपैरिजन किया जाता है बिटवीन टू वेरी अनलाइक थिंग्स, यानी जो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट चीज़ें हैं, जो बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ एक जैसी नहीं हैं, उनका कंपैरिजन किया जा रहा होता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट है द थिंग्स आर सो अनलाइक दैट द रीडर डजेंट इवन वांट टू कंपेयर। थिंग्स जो होती हैं जिनका कंपेयर किया जा रहा है वो एक दूसरे से इतनी हट के हैं, एक दूसरे से इतनी अलग होती हैं कि रीडर उन्हें कंपेयर करना ही नहीं चाहता होता, लेकिन जो राइटर होता है, जो पोएट होता है, वो स्किलफुली मेक्स द कंपैरिजन एक्सेप्टेबल। वो अपनी महारत के साथ कंपैरिजन को एक्सेप्टेबल बना देता है। अगर इसकी कुछ एग्जांपल्स की बात की जाए तो जॉन डन ने अपनी पोइट्री में कंसीट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। मिसाल के तौर पर आपने लिखा है जी, मैं 1 मिनट इसको थोड़ा स्पेस बना लूँ। आपने वैलिडिक्शन फॉर बिडिंग मॉर्निंग लिखी। वैलिडिक्शन फॉर बिडिंग मॉर्निंग। वैलिडिक्शन फॉर बिडिंग मॉर्निंग में आपने कंसीट का इस्तेमाल इस तरह से किया है कि आपने जहाँ पे पेयर ऑफ लवर्स को रिप्रेजेंट करना था तो आपने उनको रिप्रेजेंट किया है पेयर ऑफ कंपास के ज़रिए से। तो मैं लिख देता हूँ कि आपने क्या किया, आपने पेयर ऑफ कंपास, पेयर ऑफ कंपास के ज़रिए आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी पेयर ऑफ लवर। ठीक है, पेयर ऑफ लवर्स को आपने पेयर ऑफ कंपास के ज़रिए से रिप्रेजेंट किया। अब देखें यहाँ पे ये दोनों चीज़ें जो हैं बिल्कुल अनलाइक हैं। यहाँ पे लवर्स हैं और यहाँ पे कंपास है। एक लिविंग थिंग है, एक नॉन लिविंग थिंग है, और कोई सोच भी नहीं सकता कि कंपास को आप इंसानों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से आप जब कंपेयर कर रहे होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कंसीट कहते हैं।
मसलन मेटाफर के बारे में आपने पढ़ा होगा, सिमिली और मेटाफर छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। मेटाफर क्या होता है? मसलन अगर मैं कहता हूँ कि अली शेर है, अली इज़ अ लायन, तो ये यहाँ पे एक मेटाफर है। मेटाफर इसलिए है क्योंकि अली का अली का मुआवजना अली का किया गया है शेर के साथ। अगर मैं कह दूँ अली शेर की तरह है तो ये सिमिली हो जाएगी, लेकिन अगर कह देता हूँ अली शेर है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में डाल देता हूँ, तो वो मेटाफर हो जाता है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा कंपैरिजन करता हूँ जो कि रीडर्स के वहम गुमान में भी ना हो, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको फिर कंसीट का नाम दे सकते हैं। अली को शेर इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे अली को हम बहादुर कंसिडर कर रहे हैं। हमारी मुराद अली से ये है कि अली बहुत बहादुर है, हमने उसको शेर के साथ तशबीह दे दी। और दूसरी ये चीज़ है कि दोनों कुछ चलो नहीं भी ज़्यादा कुछ तो कम अज़ कम लिविंग थिंग्स तो हैं, दोनों जानदार तो हैं। और यहाँ पे क्या है कि कंपास को लवर्स के साथ कोई किसी तरह की तशबीह देने का कोई जवाज़ नहीं बन रहा। इस तरह यहाँ पे ये था कि चलो बहादुरी की वजह से हमने अली को शेर कह दिया, तो यहाँ पे लवर्स को कंपास कहने का कोई मंतक सामने नहीं आता, समझ में नहीं आता। और दूसरी ये चीज़ कि ये दोनों आइटम्स जो हैं एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं, बल्कि कंट्रास्ट पे हैं। इसके अलावा आपने अपनी पोएम द फ्ली में भी जब सेक्स को रिप्रेजेंट करना था तो आपने उसको सेक्स डायरेक्ट नहीं लिखा, आपने लिखा फ्ली बाइटिंग टू लवर्स। ठीक है, इसको आपने जब रिप्रेजेंट करना था सेक्स को, तो आपने सेक्स को लिखने के लिए फ्ली बाइटिंग टू लवर्स लिख दिया, यानी कोई ऐसा कीड़ा मकोड़ा है जो कि खून को मिला रहा है। ठीक है, यानी खून को मिलाने के लिए कोई पतंगा है, कोई कीड़ा मकोड़ा है जिसके ज़रिए से दो खून आपस में मिल रहे हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे वो एक्चुअल में बात कर रहे थे सेक्स की, जिसमें दो जिस्म मिलते हैं। तो आपने सेक्स को रिप्रेजेंट किस तरह से कर दिया, फ्ली बाइटिंग टू लवर्स। तो ये भी एक कंसीट की बेहतरीन मिसाल है। इसके अलावा वैलिडिक्शन ऑफ वीपिंग में अगर बात की जाए, वैलिडिक्शन ऑफ वीपिंग में भी आपने कुछ कंसीट का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। मिसाल के तौर पर आपने ग्लोब को इस्तेमाल कर दिया है टेयर्स की जगह पे, यानी टेयर्स को डायरेक्ट नहीं लिखा बल्कि उसके जगह पे आपने कंसीट इस्तेमाल की ग्लोब। ठीक है, तो ये एक कंसीट्स की चंद मिसालें थी जो मैंने आप लोगों के लिए लिखी हैं। तो ये एक कंसीट होता है। इसके बाद बात की जाए अगर नेक्स्ट, तो हमारे पास नेक्स्ट जो इसका इस्तेमाल होगा वो ये है कि हमारे पास हाइपरबोल होता है। मैं एक मिनट इसको ज़रा रिमूव कर लेता हूँ। जी, अब हाइपरबोल की अगर बात करूँ मैं, तो ये हाइपरबोल बेसिकली एक एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट है जिसमें आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे होते हैं। कैरिकेचर जिस तरह कहा जाता है कि किसी कैरिकेचर एक ऐसा स्केच होता है जिसमें हम किसी की अच्छाई या बुराई को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अगर आप लिख के किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के उसकी किसी अच्छाई या बुराई को लिख के बयान कर रहे हैं तो वो हाइपरबोल है। अगर आप उसका स्केच बना के बयान करते हैं तो उसे हम कैरिकेचर कहते हैं। तो हाइपरबोल क्या है जी? एन एग्जैजरेट स्टेटमेंट, यानी किसी चीज़ की को बढ़ा चढ़ा कर खींच कर लंबा चौड़ी बात करके बताना। तो चंद एग्जांपल्स हैं आपकी सामने, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे हाइपरबोल को। द किंग्स नोज वाज 3 फीट लॉन्ग, ये यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जॉन डन की पोइट्री में से नहीं है, ये वैसे रैंडम आपके लिए एग्जांपल्स ली हैं ताकि आसानी से समझ पाएँ आप। द किंग्स नोज वाज 3 फीट लॉन्ग। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि किंग की जो नोज़ थी वो 3 फीट लॉन्ग हो,
ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता, तो ये एक एग्जैजरेट स्टेटमेंट है, इसलिए ये हाइपरबोल है। द फूड वाज सो हार्ड, अक्सर कहते हैं ना खाना इतना गर्म था कि मेरे तो कानों से धुआं निकल आया, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे लिखा है, द फूड वाज सो हार्ड दैट माई ईयर्स वर स्मोकिंग। तो जब हम इस तरह से कहते हैं कि इतनी गर्म खुराक थी, इतनी टेस्टी, इतनी चटपटी थी कि मेरे कानों से धुआं निकल आया, तो वो वहाँ पे हम हाइपरबोल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ही क्राइड सो लॉन्ग दैट ही मेड अ लेक, वो इतना ज़्यादा रोया, इतना रोया कि उसने दरिया बहा दी आंसुओं के, तो ये भी एक हाइपरबोल है। इसके बाद आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी है, मैं इतना भूखा हूँ कि मैं एक घोड़ा तक खा जाऊँगा। तो ये भी एक हाइपरबोल है, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है कि एक इंसान जितनी भी चाहे उसको भूख लग जाए वो एक मुकम्मल घोड़ा नहीं खा सकता, तो इसे हम हाइपरबोल कहते हैं। उम्मीद है आपको हाइपरबोल की भी समझ आ गई होगी। इसके बाद है जी हमारे पास यूज़ ऑफ फार फैच्ड इमेजेस। यूज़ ऑफ फार फैच्ड इमेजेस बेसिकली ऐसे इमेजेस होते हैं कि जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर इमेजेस कंट्रास्टिंग द थीम ऑफ द पोएम, ऐसे इमेज आप अपनी पोइट्री में पोइट्री में सबसे पहले तो ये चीज़ समझें कि इमेजरी क्या होती है। इमेजरी ऐसी एक डिवाइस है, लिटरेरी डिवाइस, के जिसके ज़रिए आप जब उस चीज़ को, उस राइटिंग को, उस पीस ऑफ राइटिंग को आप पढ़ें तो आपके जहन में किसी ख़ास चीज़ का इमेज जहन में आ जाए, तो आप उसको कहते हैं कि यहाँ पे इमेजरी का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन फार फैच्ड इमेजेस की बात की जाए तो फार फैच्ड इमेजेस वो इमेजेस होते हैं जो कि आपकी पोएम के जो थीम है उसके बिल्कुल बरअक्स हों, उसके बिल्कुल उलट हों, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, फार फैच्ड इमेजेस। तो ये द सन राइजिंग जो कि जॉन डन ने ही पोएम लिखी है, तो उसमें वेल्थ एल्केमी को इसको यहाँ पे ये फार फैच्ड इमेजेस है। अब इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब इसमें अगर सन राइजिंग की बात की जाए तो इसमें क्या है कि लवर जो है वो पैसे को कोई वक़्त नहीं देता, कोई वैल्यू नहीं देता, वो जस्ट इसको एक धात समझता है, एक मेटल समझता है, ठीक है, एक केमिकल एलिमेंट समझता है। तो यहाँ पे उसके नज़दीक वेल्थ की कोई वक़्त नहीं है, कोई कदर नहीं है। तो ये एक फार फैच्ड इमेजेस है, हालांकि ऐसा होता नहीं है अमूमन, चाहे लव हो या वार, मनी मैटर्स अ लॉट। इसके बाद पुअर डेथ, इन डेथ बी नॉट प्राउड, डेथ बी नॉट प्राउड भी आपने एक पोएम लिखी, तो उसमें आपने डेथ को क्या कहा, पुअर डेथ का। आमतौर पर डेथ को हम काफ़ी हार्मफुल और माइटी कंसिडर करते हैं, ठीक है, लेकिन आपने इस चीज़ से हट के आपने क्या कहा, उसको पुअर डेथ कहा। तो ऐसी यानी चीज़ें कि जो कि उलट हों, हकीकत के बरक्स हों, उसे हम फार फैच्ड इमेजेस कहते हैं। उम्मीद है आपको फार फैच्ड इमेजेस की भी समझ आ गई होगी। कोलिक्वल लैंग्वेज, कोलिक्वल लैंग्वेज क्या होता है जी, कोलिक्वल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है कि आप चाहे प्रोज़ लिख रहे हैं, चाहे पोइट्री लिख रहे हैं, उसमें आप जो अपनी राइटिंग है आपकी, आप उसको एक मुकालमे की सूरत में अगर लिखते हैं तो वो आपकी कोलिक्वल लैंग्वेज कहलाती है, ठीक है। यूज़ इन फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन मीन्स मुकालमे की सूरत में अगर आप कुछ लिखते हैं, पोइट्री में आपने लिखा है, मिसाल के तौर पर कैनोनाइजेशन जॉन डन की पोएम है, उसमें आप लिखते हैं फॉर गॉड्स सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। अब यहाँ पे क्या है, ये एक तरह का मुकालमा है, जैसे कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन से डायरेक्ट मुखातिब हो रहा हो, ठीक है, ये बंदा इस बंदे से डायरेक्ट कुछ कह रहा है और वो उसको खड़ा होकर सुन रहा है, तो ये एक तरह का मुकालमे का हमें सेंस मिल रहा है कि कोई बंदा किसी दूसरे को कह रहा है यार खुदा का नाम है चुप करके बैठ जा और मुझे लव करने दे, मुझे रोका नहीं कर जब मैं लव करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है जी, ये एक कोलिक्वल लैंग्वेज है, ये भी एक लिटरेरी टेक्निक डिवाइस है, ठीक है, लिटरेरी डिवाइस की एक टेक्निक होती है। तो ये भी मेटाफिज़िकल पोइट्स में अब तक हमने पढ़ लिया है कि यूज़ ऑफ कंसीट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा यूज़ ऑफ हाइपरबोल होता है, यूज़ ऑफ फार फैच्ड इमेजेस होता है और यूज़ ऑफ कोलिक्वल लैंग्वेज होता है। तो ये चंद डिवाइसेस हैं जो कि मेटाफिज़िकल पोइट्री में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा आपने ये याद रखना है कि जो मेटाफिज़िकल पोइट्री है, ये अगस्टन पोइट्स ने इसको यूज़ किया था, तो ये आमतौर पर कैरोलाइन एज को ही बिलोंग करती है, आपकी कैरोलाइन एज को ही ये बिलोंग करेगी। इसके बाद आपने याद रखना है जी, आप पोइट्री फुल ऑफ फिलासफी एंड इंटेलेक्ट विच इज़ ऑब्वियस फॉर अ कॉमन रीडर। जो मेटाफिज़िकल पोइट्री होती है
ये फ़िलासफ़ी की एक ब्रांच होती है और इसमें इंटेलेक्ट और विट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कॉमन रीडर के लिए समझना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये फ़ीचर्स हैं मेटाफिज़िकल पोइट्री के। आम ये फ़िलासफ़ी की एक ब्रांच है, इसमें इंटेलेक्ट का बहुत इस्तेमाल किया गया है। आम बंदा, आम कॉमन रीडर जो होता है वो उसको समझने के लिए उसको काफ़ी मुश्किल होती है। मेजरली बिलोंग्स टू कैरोलाइन एज। यूज़ ऑफ कलेक्टिव लैंग्वेज इसमें किया जाता है। फार फैच्ड इमेजेस का इस्तेमाल किया जाता है, हाइपरबोल होती है और यूज़ ऑफ कंसीट किया जाता है। तो ये आपकी फीचर्स हैं मेटाफिज़िकल पोइट्री के। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी आपने याद रखना है कि जॉन डन ने जब ये चीज़ें लिखी थी तो उस वक्त आपके इस स्टाइल को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। इसको कोई इतना ज़्यादा पजीराई इस स्टाइल को नहीं मिली और इस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी की गई थी। लेकिन अच्छा, तनकीद इसलिए की गई क्योंकि जो राइटर्स होते थे वो समझते थे कि ये जो क्लासिकल एक स्टाइल चल रहा था पोइट्री का, उससे ये बिल्कुल हट के थी। ठीक है, तो उससे जो कि ये एक शिफ्ट थी, आप लिख सकते हैं इट वाज अ शिफ्ट फ्रॉम क्लासिकल फॉर्म टू पर्सनल इंटरेस्ट। ऑफ पोइट्री। तो ये एक तरह ऐसी पोइट्री होती थी कि इसमें क्या किया जाता था, इसमें क्लासिकल जो स्टाइल था पोइट्री का उसको फॉलो नहीं किया गया और अपने आप की अहमियत को उजागर करने की कोशिश की गई है। तो इस वजह से इस स्टाइल को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। ठीक है, लेकिन जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि जॉन ड्राइडन ने भी इसको कहा गया, जॉन डन अफेक्ट्स द मेटाफिज़िक्स। ठीक है, ये वो, तो इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। इसके अलावा हमारे पास एक प्ले राइट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, बेन जॉनसन। तो बेन जॉनसन ने एक कमेंट दिया था, आपने कहा, बेन जॉनसन ने जॉन डन के बारे में फरमाया, डन फॉर नॉट कीपिंग ऑफ एक्सेंट डिज़र्व हैंगिंग। ठीक है, क्या फरमाया आपने? आपने कहा, सॉरी डबल एन कर दें, डन फॉर नॉट कीपिंग ऑफ एक्सेंट, ठीक है, डिज़र्व्ड हैंगिंग। ठीक है, आप चूँकि क्लासिकल माइंड के बंदे थे तो आपने शदीद मुखालफत करते हुए कहा कि चूँकि डन ने क्लासिकल एक्सेंट को फॉलो नहीं किया इसलिए बेहतर है, ये डिज़र्व करता है कि ऐसे बंदे को क्या कर दिया जाए, फांसी दे दी जाए, लटका दिया जाए। अब यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन ज़हन में आ सकता है कि ऐसी क्या ज़रूरत थी कि आपने वो स्टाइल चुना जो कि पसंद भी नहीं किया जाता था और जिसकी काफ़ी ज़्यादा मुखालफत भी की जाती थी, तो आपने फिर मेटाफिज़िकल स्टाइल क्यों चुना? तो इसके दो रीज़न्स क्रिटिक्स ने लिखे हैं। एक तो ये कि जो मेटाफिज़िकल पोइट्स थे उन्हें पता था कि अगर उन्होंने पुराने स्टाइल को ही फॉलो किया तो वो मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। दूसरा आप यूँ कह सकते हैं कि उस वक्त इस एज में इन्वेंशन हो चुकी थी प्रिंटिंग प्रेस की, और प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन के साथ काफ़ी कुछ चेंज हो गया था। सिमिलरली पोइट्री का जो स्टाइल था वो भी चेंज हो गया, चूँकि अब क्या था, अब लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, लोगों तक तालीम आम हो चुकी थी और लोग जो थे अब कुछ नया चाहते थे। ठीक है, तो इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, और दूसरा ये कि जो मेटाफिज़िकल जो पोइट्स थे दे ऑल वर लिटरेट एंड डिग्री होल्डर्स एंड डेफिनेटली दे वुड लव टू शो देयर स्कॉलरशिप। तो क्या है कि वो चूँकि सारे डिग्री होल्डर और पढ़े लिखे थे तो डेफिनेटली वो क्या
चाहते थे, वो चाहते थे कि वो अपनी जो लर्निंग है वो लर्निंग दूसरों को वो दिखा पाएँ। तो आप लिख सकते हैं दे वांट एक्सपोजर, एक्सपोजर ऑफ देयर लर्निंग। वो अपनी जो उनके पास नॉलेज था वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि भाई देखो हमारे पास इतना ज़्यादा नॉलेज है। तो इस वजह से उन्होंने अपना स्टाइल जो था वो उसमें चेंज किया, और वक्त की मुखालफत के बावजूद आपने उस स्टाइल को अपनाए रखा। लेकिन फिर क्या होता है कि 20वीं सदी आती है, तो 20वीं सदी में कुछ ऐसा होता है कि ये जो स्टाइल था इसको काफ़ी ज़्यादा लाइक किया जाने लगा, इसको पसंद किया जाने लग पड़ा था। अब उसकी वजह क्या थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि 20वीं सदी में इसलिए ये पॉपुलर हो गया कि हमारे पास एक क्रिटिक थे ग्रेरिसन। आपने ग्रेरिसन ने 1921 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था मेटाफिजिकल मेटाफिजिकल लिरिक्स एंड सॉन्ग्स, क्या हो गया भाई, सॉन्ग्स ऑफ 17th सेंचुरी। तो इसमें आपने लिखा मेटाफिज़िकल पोइट्स के बारे में, उनके स्टाइल के बारे में। इसके अलावा टी एस इलियट ने भी मेटाफिज़िकल पोइट्स के नाम पे एक ऐसे लिखा। टी एस इलियट काफ़ी फेमस हैं जी। आपने ऐसे लिखा जिसका टाइटल था मेटाफिज़िकल पोइट्स। तो इन चीज़ों ने क्या किया कि मेटाफिज़िकल पोइट्स के लिए आवाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमदर्दी और प्यार जगाया, और ख़ास तौर पर जो जॉन डन थे वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए। इन पब्लिकेशंस के बाद आपको पसंद किया जाने लग पड़ा। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट वर्क्स की अगर बात की जाए तो इम्पोर्टेंट वर्क्स में आप यहाँ पे ये सबसे पहले द फर्स्ट एनिवर्सरी एंड एनाटोमी ऑफ द वर्ल्ड, second anniversary of the progress of the soul, go and catch a falling star, the good morrow, a valediction forbidding morning, the canonization, for whom the bell tolls, death be not proud sun rising। ये आपके फेमस वर्क हैं। इनमें ये जो हैं ये आपके होली सॉनेट्स, होली सॉनेट्स एक कलेक्शन थी पोएम्स की, ठीक है, ये सारी उसमें शामिल थी। इस होली सॉनेट्स जो कलेक्शन थी इसमें 19 पोएम्स शामिल हैं जी, और ये 1633 में पब्लिश किया गया पोस्थेमसली पब्लिश किया गया, यानी आपकी डेथ के बाद। पोस्थेमसली ऐसी चीज़ जो राइटर की वफ़ात के बाद, राइटर की डेथ के बाद पब्लिश किया जाए उसे हम पोस्थेमसली कहते हैं। पोस्थेमसली पब्लिकेशन थी ये 1633 में। 1633 में, जबकि हमारे पास जो जॉन डन थे आपको पता है कि 1631 में उनकी डेथ हो गई थी। तो ये 1633 यानी 2 साल बाद ये कलेक्शन पब्लिश हुई, और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुई। इसके अलावा मज़ीद अगर कुछ बात की जाए तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मैं चीज़ें आपको यहाँ पर बता देता हूँ MCQs के हवाले से, क्योंकि वो काम आएंगी आपके। एक तो ये है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि डन ने जो शादी की थी किसके साथ की, डन की वाइफ का क्या नाम था। तो डन की वाइफ का नाम आपने याद रखना है, क्या था जी, एन मोर। ठीक है, एन मोर आपकी वाइफ का नाम था। आपने 1601 में सीक्रेटली
ठीक है, सीक्रेटली आपने शादी कर ली थी एन मोर के साथ 1601 में, और ये आपकी जो शादी थी, ये रिलेशनशिप 16 साल चला। 16 साल का ये रिलेशनशिप रहा, और इस 16 साल के रिलेशनशिप में आपने 12 चिल्ड्रन बेयर किए। ठीक है, और 1617 में जब 12वें बच्चे की बर्थ हो रही थी तो एनी जो एन थी इसकी डेथ हो जाती है। 1617 में एन डाइज। ओके हो गया। यहाँ पे ये भी चीज़ भी याद रखिएगा कि जब सीक्रेटली ये शादी करते हैं तो काफ़ी फिल्मी स्टोरी है इनकी भी, जॉन डन की भी। तो इनके जो फादर इन लॉ हैं वो इनकी काफ़ी ज़्यादा मुखालफत करते हैं, क्योंकि इन्होंने बगैर इजाज़त की शादी की होती है, बगैर पूछे। तो काफ़ी ज़्यादा इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये नौकरी से हाथ धो बैठते हैं। तो जब ये नौकरी से हाथ धो बैठते हैं और इन्हें एक्सिल कर दिया जाता है, प्रिजन में भी डाला जाता है, तो ये अपनी वाइफ को लेटर लिखते हैं जिसमें लिखते हैं, काफ़ी ये फेमस लाइन है, याद रखिएगा, जॉन डन एंड डन अनडन। ठीक है, जब आप जॉब से हाथ धो बैठते हैं तो आपने ये वाइफ को लिखा जॉन डन एंड डन अनडन। इसके अलावा जॉन डन को किंग ऑफ मोनार्की भी कहते हैं। ठीक है, किंग ऑफ मोनार्की भी आपको कहा जाता है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। और किंग ऑफ मोनार्की किसने कहा सबसे पहले? हमारे पास राइटर हैं जी थॉमस कैरियो। थॉमस कैरियो ने लिखा था, आपने लिखा हियर लाइज अ किंग। ठीक है, दैट ruled as he thought fit. Here lies a king that ruled as he thought fit, the universal monarchy ऑफ विट। ठीक है, तो आपको किंग ऑफ मिनॉरिटी भी कहा गया। इसके अलावा चंद फ्रेजेस हैं जो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई हैं, उनमें से मैं 2 यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक सबसे पहले मैं लिखता हूँ जी, नो मैन इज़ आइलैंड। इसका मतलब यह है कि नो वन इज़ कंप्लीट, कोई बंदा भी कंप्लीट नहीं है। और दूसरी जो फ्रेज़ मशहूर हुई वो है जी फार होम, इस नाम से पोएम भी है आपकी, फार होम द बेल टॉल्स। ठीक है, फार होम द बेल टॉल्स, ये 2 फ्रेजेस आपकी जॉन डन की बहुत मशहूर हुई। नो मैन इज़ आइलैंड, कोई शख्स कंप्लीट नहीं है। फार होम द बेल टॉल्स, फार होम द बेल टॉल्स का मतलब ये है कि अगर कोई शख्स, किसी शख्स की डेथ होती है तो वो सिर्फ ये नहीं है कि उस शख्स का नुकसान हुआ है या उसके घर वालों का नुकसान हुआ है, बल्कि ये पूरी इंसानियत का लॉस है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने अगले लेक्चर में आपको दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।